तो फिर से स्वागत है आपका एक अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार क्लासेस पे। सवालों का जो बौछार हम लोग के बीचों चल रहा था, उस बौछार को एक और नया वीडियो के रूप में शामिल किया जाना, आज इसी कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे। और आज हम लोग जो 20 नंबर से पहले में या कहें तो 19 नंबर तक का सवाल को सॉल्व कर लेने के बाद अब 20 के बाद 20 और 20 के बाद का सवाल को बनाएंगे। और यहाँ इस सेशन में हमारे पास 20 से 24 तक का जो हमारे पास क्वेश्चन रहेगा उसको कंप्लीट किया जाएगा और फिर अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे पास 20 नंबर का सवाल को बनाते हैं। तो 20 नंबर का सवाल सबसे पहले तो हमारे बीचों रखा जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम बनाते हैं। तो नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो 20 नंबर का सवाल हमारे पास ये है कि डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ए सम। रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगा जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास that becomes 343 by 216 times itself in 3 years, interest compounded annually। कहने का मतलब हमको R निकालना है, जिसमें हमारे पास अमाउंट जो है वो अमाउंट जो भी दिया हुआ हमारे पास P है उसका 3 गुना हो जा रहा है, मतलब 3 टाइम्स हो जा रहा है। कहने का मतलब नहीं 3 टाइम्स नहीं हो जा रहा है, मतलब हो जा रहा है एक डाटा है 343 216, इतना ज़्यादा गुना हुआ जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट द प्रिंसिपल ऑफ दिस क्वेश्चन इज P। तो हम लोग इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल जो P को मानते हैं और अकॉर्डिंग टू सवाल हमारा ये कह रहा है कि जो अमाउंट होगा वो इतना गुना ज़्यादा हो जाए, इतना गुना हो जाएगा, इतना गुना हो जाएगा, तो इतना गुना कर दिया जाता है। मतलब हमारे पास एक ही सेंटेंस से P और उसी से हम लोग का अमाउंट भी आ जाता है। रेट हम लोग को निकालना है, P हम लोग मान लिए, अमाउंट उससे निकाल लिए, टाइम हमारे पास दिया हुआ है कि 3 इयर्स के लिए। और यहाँ पे जो बात किया जा रहा है वो और कोई नहीं, CI वाला जो इंटरेस्ट है उसी पे बात हुआ जा रहा है। और हमारे पास यहाँ कोई दूसरा डाटा नहीं दिया गया है और इसी डाटा से हम लोग अपने आगे का जो है उसको बनाएंगे सवाल को। तो CI की बात है तो यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है P × 1 + R/100 पे पावर n, और यहाँ पे A का वैल्यू 343 by 216 इंटू P × 1 + R। 1 + R निकालना है, जबकि हमारे पास n दिया हुआ है 3 इयर्स के लिए। डाटा को पुट किया जा रहा है, तब तक n जो हमारा 3 कहलाएगा, 3 ही है। अब उसके बाद हमारा क्या होता है कि ये 343 है और उसके बाद हम जैसे जानते हैं कि P इसको इनटू कर रहा है, मतलब P और इसमें जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो इधर आके ये क्या करेगा, डिवीजन, और डिवीजन करके इस P को इस P से कैंसिल कर दिया जाएगा। वैसे भी इस सवाल में हमको P का कोई रोल तो है नहीं, P का हमको वैल्यू तो निकालना है नहीं, हमको वन एंड ओनली R चाहिए। और हमारा इस इक्वेशन में R अभी तक बरकरार है और R को ही निकाला जाएगा। और अब जो सवाल का नया जो रूप होता है, अब सवाल का नया फॉर्म इस तरह से बन जाता है, इस तरह से बन जाता है। और इसके आगे और सोल्व होगा जिससे हम लोग R निकाल सके। तो 343 को हम लोग लिख सकते हैं कि 7/6 का होल क्यूब, अगर देखा जाए तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखा क्या जाना चाहिए, 7 का क्यूब हमारे पास 343 होता है और 6 का क्यूब हमारे पास 216 होता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, अब इसके बराबर रख दिया जाता है। मतलब सवाल में कोई खास चेंज नहीं होता है। एक चेंज होता है कि जो भी हम लोग के पास दिया हुआ है उसको सिंपल करके क्यूब के फॉर्म में लिख दिया जाता है। अब अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट लॉ, एक्सपोनेंट का लॉ ये कहता है, ये लॉ भी है कि A पे पावर m है और किसी B पे पावर m है, पावर अगर सेम है और अगर इक्वल टू का निशान हमारे पास दिख रहा है तो निश्चित ही A = B होगा।
ए बराबर बी होगा, ए बराबर बी होगा। एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पे ये और ये हमारा बराबर होना चाहिए, तो ए इक्वल टू हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, तो हम लोग जैसा जानते हैं अभी तक आप लोग को समझना है कि यह इस मैकेनिक्स में आपको ये समझना है कि अगर एक्सपोनेंट का लो ये है कि a पे पावर m और b पावर m है, दोनों का पावर अगर सेम है तो जो बेस होगा वो बेस हमारा क्या होता है, बराबर होता है। ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, और यहाँ पे यही चीज़ समझना है। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे अप्लाई करना है इस वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पे ये जो पावर है और ये जो पावर है दोनों सेम है, तो जो नीचे का जो बेस है वो हमारे पास सेम हो जाएगा। ये हो जाएगा, और इसके बाद हमारे पास 7/6 इक्वल हो जाएगा 100 प्लस r/100, और यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये आ जाएगा, और ये इधर रह के घटा का काम करेगा, कहे तो सब्ट्रैक्शन का काम कर करके, और यहाँ पे ये वैल्यू बना लेगा जिसको सिंप्लीफाई करके 50/3, जिसको आगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल करके ये परसेंटेज का रूप दे दिया जाएगा। तो दिस इज द ब्रीफ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में ये कहा जाए, इस क्वेश्चन में हियर इज योर वैल्यू ऑफ r एंड रेट, जो कि 16 इंटीजर 2/3% हमारा निकलता है 20 का आंसर। तो ये रहा 20, और 20 के बाद होता है 21 अकॉर्डिंग टू काउंटिंग, या नेचुरल नंबर कोई भी नंबर, तो उसके और आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक सवाल हम अभी हंस रहे बार बार, हम ये बोलना चाहते हैं कि ऑफलाइन किसी पर्सन से, किसी फीमेल से ये जानने को मिला कि राइटिंग बहुत सुंदर है। बोर्ड पे हम लिखे हुए हैं, तो राइटिंग बहुत सुंदर है, तो ये बताना चाहते हैं क्या सच में राइटिंग सुंदर है? बोर्ड पे जो लिखे या बता के चला गया वो पर्सन के द्वारा हमको राइटिंग अच्छा लग रहा है, इससे और ज़्यादा खूबसूरत इसको बनाए राइटिंग को। तो 20 के बाद 21 की ओर बढ़ते हैं। तो अब सवाल है 21 नंबर हमारा, और 21 नंबर में कहा यह जा रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5110। कहने का मतलब P जो है वो ये दिया हुआ है, जबकि हमारे पास R दिया हुआ है। R डाटा सिर्फ हम कलेक्ट कर रहे हैं, R दिया, अच्छा एक पढ़ देते पूरा। 1/7% पर एनम फॉर द पीरियड फ्रॉम मार्च। ओहो, यहाँ पे ईयर्स नहीं दिया गया है टाइम पीरियड के तौर पे, यहाँ पे हमारे पास मंथ और डे दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो उस कॉम्बिनेशन को या तो पूरी तरीके से मंथ में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, या पूरी तरीके से हम लोग इसको डेज में कन्वर्ट करके बना दिए सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1/7% लिया हुआ है, और इसमें टाइम पीरियड की बात किया जाए तो 16 मार्च से हमारे पास, अच्छा ईयर्स दोनों का सेम ही है, कहने का मतलब एक ही ईयर्स के अंतर में काम हुआ जा रहा है। और नवंबर जो 21 नवंबर ये दिया हुआ था। हमको यहाँ पे डेज, मेन वर्क यहाँ पे यही है कि हमको डेज जो है वो फाइंड करना है, या तो डेज या तो मंथ। तो 16 मार्च है तो मार्च को यहाँ पे रखते हैं, इसको मार्च है 16 दिन तो मार्च में हुआ APR। वैसे अगर देखा जाए तो डायरेक्ट जो है हमारे पास डेज को कैलकुलेट करने का भी मेथड, लेकिन आप लोग अभी इस सवाल में अगर ज़्यादा तो है नहीं, क्योंकि साल भर का भी डिफरेंस नहीं है, साल भर का भी डिफरेंस नहीं, तो हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। मार्च, अप्रैल, फिर उसका मई, फिर उसका जून होता है, उसके बाद होता है जुलाई, फिर होता है अगस्त, फिर होता है सितंबर, फिर हमारे पास अक्टूबर, और फिर अच्छा फिर यहाँ एक बार लिख देते हैं नवंबर। बस इतना ही बात होता है।
तो अप्रैल में हम लोग इससे हम देखते हैं, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में 30, 31, 30, 31, 30 और फिर जाके 31 नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसके अलावा कुछ नवंबर में 31 नहीं होगा। नवंबर में तो 21 दिन हुआ ही है, नवंबर तो पूरा खत्म भी नहीं हुआ है। तो यहाँ तक की बात, मतलब ये सारे डेज को जोड़ना है। तो ये 30, ये 30, ये 30 और ये 30, 1 2 3 4, मतलब 4 इंटू 30 यहाँ से। फिर उसके बाद 81 है हमारे पास, तो 81 हमारे पास 1 2 3, तो यहाँ पे ये होता है। और उसके बाद बचता क्या है, बचता 16 और बचता 21 है, जिसको हम लोग इंडिविजुअली जोड़ लेते हैं। उसके बाद यहाँ बन जाएगा 120, यहाँ बन जाएगा 93, यहाँ पे बन जाएगा 73। तो जोड़ने के बाद 0 अच्छा इतना ही पूछता है। 73193 का हो जाएगा यहाँ पे 12 14 15 1 1 1 2, बिल्कुल इतना ही डेज है हमारे पास। लेकिन SI और CI में अगर बात किया जाए तो जो टाइम पीरियड है जनरलाइज उसको हम लोग जो यूज़ करते हैं वो ईयर्स में यूज़ करते हैं। मतलब डेज को अब हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, डेज को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ जाएगा ईयर्स में, ताकि हम लोग फॉर्मूले पे फिट कर सके। क्योंकि फॉर्मूला की ये मांग है, फॉर्मूला की मांग ये है कि आप जो कुछ भी लाइए सब लेंगे, लेकिन ईयर्स में लाइए तब लेंगे। तो ईयर्स में ला के दिया जाएगा, जो कि 250 डेज है। तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365, और वैसे भी 2019 हमारा कोई लीप ईयर या अदरवाइज लीप ईयर तो है नहीं, ये तो एक सिंपल सा ईयर है, इसलिए 365 से हम लोग को डिवीजन होगा और ये हमारा ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद सवाल हमारा SI का होता है, और SI में P इंटू R इंटू T/100 होता है। P का वैल्यू हमारे पास ये दिया हुआ है, जबकि R का वैल्यू हमारे पास, अच्छा इसको भी कन्वर्ट करना है। R का वैल्यू दिया हुआ है, ये अलग है, ये अलग है। अच्छा इसको अलग कलर से दिखा सकते थे, लेकिन R को हम लोग अलग यहाँ देखते हैं, यहाँ पे R देखते हैं। R दिया हुआ है 7 1/7 इक्वल टू हो जाएगा 50/7, तो 50/7 हो जाता है। कोई और आगे की बात तो है नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे R का वैल्यू पुट होता है, उसके बाद T का वैल्यू 250 होता है। अकॉर्डिंग टू सवाल हमारे पास नीचे तो 100 होगा ही, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है हमारे पास। 50 जो होता है, 50 के नीचे हमारे पास आता है 7 और 250 के नीचे 365। ये पूरा हमारा इस सवाल का फाइनल आंसर देगा। बस हम लोग को अब करना क्या चीज़ है, कट पुट करना है बस। 50 से ये जाएगा 2 बार में, और हम लोग से जानते हैं कि ये हमारे पास ये हो जाएगा 125, ठीक 125। 7 से ये जाएगा, हाँ ये जाएगा 7 7 जा 49, 7 3 जा ये 730, इसको 730 हो गया। अच्छा ये 5 से यहाँ से कटेगा तो 5 से हो जाएगा 25, ये 5 से कटेगा तो बन जाएगा 5 7 जा 5 3 जा, ये 73 इसको काट के 10 बना देगा, और 10 और 25 इंटू हो गया 250 हो जाएगा। कहने का मतलब जो SI है वो 250 रुपीज़ हमारा बनता है। कहने का मतलब कोई भी अगर पर्सन दिया हुआ है, रुपीज़ हमारा प्रिंसिपल 5110 रुपया दिया हुआ है, उसमें हमारा इस नियम के तौर पे 250 इंटरेस्ट बनता है, जो कि हम लोग को यहाँ कैलकुलेट किया गया है, और ये हमारा फाइनल आंसर कहलाता है। और इसी फाइनल आंसर के साथ 21 भी कंप्लीट होता है। नाउ इट्स टाइम टू प्रोसीड ऑन 22।
22 को बनाते हैं बस। Perhaps this is the last question of this session. शायद ये इस सेशन का लास्ट सवाल है, और हो सके तो आगे इट्स नॉट ओवर। इसके बाद भी एक सवाल को कंप्लीट किया जाएगा ताकि हमारा 4 सवाल हो जाए। उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे, उसके बाद अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे। 22 का सवाल को पढ़ा जाए तो ये कहा जा रहा है कि ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 5 years। अच्छा, इस सेंटेंस से डाटा ये है कि 5 years का टाइम पीरियड है, टेन्यूर है। उसके बाद हमारा कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रहा है, कोई भी सम है वो हमारा क्या हुआ जा रहा है 3 ट्रिपल्स मतलब 3 गुना। कोई भी सम है तो उसको हम P समझते हैं, अमाउंट जो है वो 3P होता दिख रहा है। अब आगे ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 27 टाइम्स इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ कंपाउंडेड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कहने का मतलब अब किस टाइम पीरियड में ये जो अमाउंट है वो 27P हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो बस यही निकालना। मेरा सवाल 2 पार्ट में, एक पार्ट से हमको कुछ गेन करना और दूसरे पार्ट में हमको अप्लाई करना, बस यही सवाल का मेन मोटिव है। तो इसमें हम लोग चलते हैं कि A जो है वो कहलाता है P × 1 + R/100 पे हमारा N होता है आवर के तौर पे। A 3P जबकि ये P जबकि 1 + R तो दिया हुआ नहीं है तो वही रहेगा, और N जो हमारा वो N 5 years यहाँ हो दिख रहा है। इस P को इस P से कैंसिल करते हैं और इस P से कैंसिल कर लेने के बाद ये 3 = हो जाता है 1 + R/100/5। अगर गौर से देखा जाए तो 27 जो होता है ना 27 वो 3 × 3 × 3 कहने का मतलब ये 3⁻³ का काम करता है, और 3 का वैल्यू आ चुका है, 3 का वैल्यू आ चुका है, और 3⁻³ का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो अब सवाल में ये समझना है कि सवाल ये कह रहा है कि अगर कोई P है वो 3 गुना हो जा रहा है 5 years के अंतराल में, और इस डाटा से हमारे पास ये निकल के आ रहा है, मतलब कहने का मतलब 1 + R/100 जो है उस पर अगर पावर 5 लगा हुआ है वो 3 का काम करता है। तो अब हमारे पास आगे का जो डाटा है वो डाटा ये कह रहा है कि आगे का डाटा फिर A है, P है, 1 + R/100 है पावर N। A का वैल्यू 27 दिया हुआ है, P का वैल्यू हमें नहीं मालूम, R का वैल्यू ये दिया हुआ है, जबकि N का वैल्यू ये दिया हुआ है 27P है। इस डाटा से A3P PPT 5 years उसमें हमारा क्या बनता है कि जो 3 बन जाता है, ये हमारा 3 बनता है 1 + R/100 पे पावर 5। तो यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि इस डाटा से ये समझ में आता है, इस इक्वेशन से ये समझ में आता है कि कोई भी सम जो है वो 27 गुना हो चुका है, कोई भी सम हमारा 27 गुना हो चुका है। इस इक्वेशन से ये समझ में आता है, और इस इक्वेशन से ये समझ में आता है कि कोई भी हमारा P 3 गुना हो चुका है 5 साल में। इस इक्वेशन से ये समझ में आता है, इस इक्वेशन से ये समझ में आता है कि हमारा जो P है वो 27 गुना हो चुका है। लेकिन इसी इक्वेशन में ये चीज़ खोजना है कि N क्या होगा। दोनों सवाल को समझना, दोनों पार्ट को समझना बहुत जरूरी है। इससे हमको ये समझ में आता है कि हमारा P 3 गुना हो चुका है 5 साल में, और उससे हमारे पास ये डाटा आता है। मतलब ये डाटा हमको ये बता रहा है ये है, ये डाटा ये बता रहा है कि ये है, और ये यह चीज़ है कि अमाउंट जो है वो 3P है, P जो है P है, T जो है 5 year, और ये हमको ये बता रहा है कि 27 गुना हो चुका है P जो है 27 गुना हो चुका है। ये डाटा हमको ये बता रहा है कि ये P 27 गुना हो चुका है, लेकिन आपको ये बताइए कि N क्या होगा। तो इस सवाल को
इस इक्वेशन को इसी के तरह बनाना है ताकि इसका यूज इसमें हो सके और हमको एक नया दिशा मिल सके इस सवाल में। तो बस यही करना है। तो इस p को इस p से कैंसिल करेंगे, 27/1 + r/100 पे वैल्यू n हो जाएगा। 27 को लिख सकते हैं 3/3, और जबकि हम लोग जैसा जानते हैं कि 1/r/100 ये हमारे पास ये है n के तौर पे। अब हमारे पास जैसा जानते हैं कि इस पे पावर 3 लिख दिए। 3 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 का वैल्यू है 1 + r/100 पे पावर 5। कहने का मतलब हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। ऊपर वाला जो ये 3 है, ये 3 यहाँ चले आएगा और आगे बढ़ के ये जो है ये यहाँ पे यही रह जाएगा, पे पावर n हो जाएगा। तो ये समझ में आया कि ये जो 3 है, ये 3 इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू इसके, यही चीज़ यहाँ पे लिखा जा रहा है और ये 3 यहाँ पे आ जा रहा है। अब आगे जैसे अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट लॉ हमारा जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा पावर पे, अगर पावर होता है तो वही यहाँ पे होगा कि 1 + r/100 पे पावर 5 × 3 15 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 + r/100 पे पावर n। अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट लॉ फिर से कि अगर बेस सेम है तो पावर हम, अगर बेस सेम है और दोनों का एक्सपोनेंट का वैल्यू भी सेम है तो यहाँ पे हमारा बेस सेम होगा, मतलब n का वैल्यू 15 हो जाएगा। और दिस इज हियर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 22 नंबर। और यहाँ पे हमारा 22 खत्म होता है। 22 समझना बहुत आसान है, बस एक बार और हम चाहते हैं कि इसको शॉर्ट रिवीजन कर दे। देखते हैं, कोई भी डाटा दिया हुआ है 5 ईयर्स p है और अमाउंट जो 3p हो जा रहा है इस 5 ईयर के टेन्यूर के साथ। अब उस डाटा को हम लोग एक इक्वेशन में फिट कर देते हैं और उस इक्वेशन में फिट कर लेने के बाद ये समझ में आता है कि 3 इक्वल टू होता है 1 + r/100 पे पावर 5। ये हमारा समझ में आता है और ये डाटा, ये इक्वेशन ये समझाता है कि 3 गुना हो चुका है। ये इक्वेशन ये समझाता है कि 3 गुना हो चुका है p 5 साल के अंतराल में। अब दूसरा पोर्शन ये समझाता है कि कोई अमाउंट जो है वो हमारा 27 गुना हो, कोई p जो है वो 27 गुना हो जा रहा है, टाइम वो भी n दिया हुआ है। और वहाँ से हम लोग इसको इस फॉर्मूला में पुट करके इस इक्वेशन को बनाते हैं और इस इक्वेशन में सारा डाटा दिया गया है। इस इक्वेशन में ये डाटा दिया गया है कि 27 गुना हो चुका है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 27 गुना हो चुका है p और टाइम जो है वो n है। अब उस टाइम को निकालना है। तो हम लोग सर जानते हैं कि इस सारे बोर्ड, ये जो हमारे पास जो इंटरफेस है बोर्ड का, और उसमें ये सिर्फ हमारे पास डाटा है कि कोई भी 3 जो है वो 1 + r/100/5 और पावर 5 के रूप में लिखा गया, के फॉर्म में लिखा गया। और हम लोग जैसा जानते हैं कि आगे की सोच के 27 को भी 3/3 पे पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं और इस 3 को यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं। और रिप्लेस कर लेने के बाद ये आता है, इसको सेम एज इट इज यहाँ पे लिख दिया जाता है। 5 × 3 होता है 15 कहलाता है। और यहाँ पे हमारे पास जो बेस था वो सेम होता है, बीच में =2 होता है, जिस वजह से पावर भी सेम होगा। और यहाँ पे पावर सेम होके 15 बन जा रहा है और 15 बन जाने के बाद 22 खत्म होता दिख रहा है। 22 खत्म होता 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 This is the last question of this session. तो 23 में ये कह रहा है, सवाल पढ़ते हैं। 23 में ये कहा जा रहा है कि P कोई भी दिया हुआ है कि 6000 R 5% per annum, then the amount in 1 year compounded half yearly। अच्छा, हाफ ईयरली, लास्ट का जो वर्ड हाफ ईयरली है वो सवालों के सारे दिशा को मोड़ देता है। हाफ ईयरली का जो अगर देखा जाए तो इसका जो इतिहास है, इसका जो हिस्ट्री है वो हम बता चुके।
हाफ ईयरली का हिस्ट्री बता चुके और हाफ ईयरली में, लेकिन इस क्वेश्चन में भी हम सिर्फ हाफ ईयरली के बारे में थोड़ा सा बस बता दिया जाएगा। हम लोग के पास दिया हुआ है कि 23 में पी का वैल्यू दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है 6000। आर का वैल्यू दिया हुआ 5%। टाइम दिया हुआ है, टाइम क्या दिया, व्हाट इज द टाइम, 1 ईयर। और मेन बात हाफ ईयरली। ज्यादा कुछ नहीं जानना। हाफ ईयरली यहाँ पे ये समझना है कि हाफ ईयरली कहने का मतलब जो रेट है वो हमारा रेट जो है वो हमारा क्या होता है, वो रेट हमारा दोगुना हो जाएगा। रेट हमारा क्या होता है, हाफ हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। और टाइम जो है वो हमारा क्या होता है, डबल हो जाता है। डबल टाइम हैट बीन की मतलब जो टाइम दिया हुआ है उसका डबल हो जाएगा। हाफ ईयरली कहने का मतलब ये होता है कि एक साल में 2 बार किसी भी चीज को जानने की कोशिश करना है। खासकर कंपाउंड इंटरेस्ट में ये कहने का मतलब हाफ ईयरली में ये होता है कि हम लोग का CI जो है साल में 2 बार निकाला जा रहा है। हाफ मतलब आधा, ईयरली मतलब एक साल, मतलब एक साल में 2 बार निकाला जा रहा है पर 6 मंथ पे। इस वजह से जो पूरा रेट था एक साल का वो आधा हो जा रहा है। और 2 बार निकालने के अंतराल में हमारा जो टाइम पीरियड है वो असल में टाइम पीरियड होता ही नहीं है। वो असल में ये होता है कि आप कितनी बार CI को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हाफ ईयरली है तो हम जैसा जानते हैं कि साल में 2 बार कैलकुलेट किया जा रहा है, इस वजह से टाइम जो है वो 2 बार हमारा क्या होता है, 2 बार डबल हो जाता है। एज यूजुअल जो दिया गया है उसके 2 गुना हो जाता है। और यहाँ से हाफ ईयरली का केस चालू होता है। हाफ ईयरली के तौर पे इसको बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ए दिया हुआ है P1 + R/100 की पावर n। P का वैल्यू दिया हुआ है जो कि 6000 है, जबकि 1 + R जो है अब वो 5 नहीं रहा। अकॉर्डिंग टू इस नियम 5/2 हो जाता है। और नीचे तो 100 वो यूनिवर्सल ट्रूथ। अब 2n के तौर होते हुए 1 ईयर जो है वो आगे बढ़ के 2 ईयर मतलब कहे तो 2 हो जाएगा। 2 × 1 हो जाएगा, 2 बन जाएगा। ईयर वही रहेगा, 2 ईयर्स नहीं कहलाएगा। ईयर्स वही रहेगा, बस जो साल में एक बार होना था अब वो साल में एक बार नहीं, साल में 2 बार CI बन रहा है। तो इस वजह से 6 मंथ पे कैलकुलेट हो रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि 2 × होकर के 2 बना देता है, मतलब जो दिया गया उसको 2 गुना कर देता है। यहाँ पे 2 लिखाएगा और इससे हमारा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। ये अगर पूरा तौर से देखा जाए तो यहाँ पे 1 + 5/200 2 जो नीचे आने का प्रावधान है, यहाँ पे 2 नीचे आ गया, जिस वजह से यहाँ पे 205/200 ये होता है। इसके ऊपर का कार्य होता है ये करके ये हमारे पास हो जाएगा 41, ये हो जाएगा 40, ये स्क्वायर। इसको काटने के बाद बस उसके बाद फिर ऊपर का एक और होगा, ये यहाँ पे 41 41 40 40, ये 0 से 0, ये 0 से 0, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 41 का अगर स्क्वायर देखा जाए तो वो हो जाता है हमारे पास, हाँ ये होता है, ये 15 से इंटू होगा तो 5, ये 51942। अच्छा, ये आया सवाल का आंसर, ये 24915/4। अब इसके बाद अगर कुछ दिया गया आंसर तो हम इसे देखे नहीं, या तो ये हो सकता है या डेसिमल में होता है, तो आप बस उसको डिवाइड कर लीजिएगा। वैसे भी हमारे पास अगर सीट होता तो इसको भी डिवाइड कर देते। ये छोटा काम आप पे नहीं छोड़ा जाता। 23 कंप्लीट। उसके बाद आगे का जो हमारा पोर्शन है वो अगले सेशन में हम लोग चलेंगे लेके।
तो 23 completed. Now it's time to end the session of today. तो here is goodbye to all of you. धन्यवाद.